This meeting is being recorded. वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जहां पर हमने कल क्लास को स्टॉप किया था वहीं से फिर से शुरू करने वाले हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक कल जहां पर हमने क्लोज किया था वो चल रही थी फर्स्ट जनरेशन की विशेषताएं। फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी विशेषताएं होती है वो हमने देखा था। और आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से हैं। यानी कि जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें जो कंप्यूटर यूज किए गए थे या उस टाइम जो कंप्यूटर होते थे उनमें से कुछ कंप्यूटरों के नाम हम जानेंगे और उनका क्या काम था, कैसे काम करते थे, क्या उनका साइज था। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है और स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है तो चैट बॉक्स में यस लिखिएगा, ताकि समझ पाऊं कि वॉइस क्लियर है। ओके पूजा, ओके, वेरी गुड। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए जो सबसे पहला कंप्यूटर जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज पहली पीढ़ी में जो यूज किया गया था, पहला जो कंप्यूटर था इडवेक। क्या नाम था? आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आपके पास नोटबुक है तो आपने नोट करना है। इडवेक, जिसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और कब बनाया गया था? 1950 में बनाया गया था। क्या विशेषता थी इस कंप्यूटर की? बाइनरी सिस्टम पर आधारित था। यह कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर आधारित था। एक सेकंड रुकिए। ओके, दूसरा जो कंप्यूटर था वो है यूनिवैक वन। इस कंप्यूटर का नाम, पूरा जो नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल, यूएनआई से बन गया यूनिवर्सल, ए से बन गया ऑटोमेटिक और सी से बन गया कंप्यूटर। और कब बनाया गया था? 1951 में। और ये जो कंप्यूटर था, यूनिवेक जो कंप्यूटर था, पहला बिजनेस के कार्यों में यूज होने वाला कंप्यूटर था। पहला व्यावसायिक कंप्यूटर। आपका क्वेश्चन आ सकता है पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है, या बिजनेस में उपयोग किया जाने वाला जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था वो कौन सा था और कब बनाया गया था? तो बनाया गया था 1951 में और नाम था यूनिवेक। नेक्स्ट, इट्सैक। अपनी ये जो माइक जिनके ऑन है एक बार ऑफ कर लीजिएगा, ताकि डिस्टर्ब ना हो दूसरे बच्चे। जब आपको बोला जाए तभी अपना माइक ऑन आपने करना है। इट्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। निर्माण वर्ष 1949। और ये पहला स्टोर्ड प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था। ये कुछ पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। अब इन कंप्यूटरों की लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन की मतलब इनकी क्या सीमाएं थी, किस सीमा के अंदर ये काम करते थे? सिंपल है। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे, आकार बड़ा था, और रख रखाव में, आकार बड़ा होने के कारण रख रखाव भी महंगा था और कठिन था। और प्रोग्रामिंग करते समय जो समस्याएं आती थी वो क्या थी? प्रोग्रामिंग करना इनमें बहुत कठिन था, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी होती थी, प्रोग्राम लिखे जाते थे और चलाना भी मुश्किल था, क्योंकि जिनको बाइनरी लैंग्वेज का नॉलेज था केवल वही लोग इन कंप्यूटरों को यूज कर सकते थे। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो फर्स्ट पीढ़ी है कंप्यूटर की, यानी कि कंप्यूटर युग की शुरुआत हो चुकी थी। डेटा प्रोसेसिंग और गणना में मशीनों का उपयोग शुरू हो चुका था। नई टेक्नोलॉजी की दिशा में पहला कदम माना जाता है फर्स्ट जनरेशन को। दूसरी पीढ़ी की अगर हम बात करें तो दूसरी पीढ़ी का जो टाइम माना जाता है, स्टार्टिंग हुई थी 1956 में। देखिए पीढ़ी चेंज कैसे होती है कंप्यूटर की। अगर जनरेशन की बात करें तो ये जनरेशन किस बेस पर चेंज होती है? जब कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पीढ़ी चेंज हो जाती है, जनरेशन चेंज हो जाती है। अब कैसी हुई? पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। क्या यूज हुआ था?
वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लग गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ले ली? फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब, लेकिन सेकंड जनरेशन की जो कंप्यूटर थे उनमें यूज हुआ ट्रांजिस्टर। यानी कि कंप्यूटर अब किस पर काम करते थे? ट्रांजिस्टर में काम करते थे। वैक्यूम ट्यूब का यूज बंद हो गया था और वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली। तो क्या परिवर्तन हुए जब वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गया? देखिए, वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा गर्म होती थी और इसको वैक्यूम ट्यूब को चलाने में ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा लगती थी। लेकिन दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, जो क्या हुआ, महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इस दौर में तकनीकी बदलाव बदलाव के कारण कंप्यूटर के पहले से कहीं ज़्यादा उपयोगी बन गए। क्यों उपयोगी हो गए? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गए। और ट्रांजिस्टर जो थे आकार में बहुत छोटे होते थे। आकार में छोटे हो गए तो बिजली का खर्चा भी कम हो गया। अगर बिजली कम लगेगी तो गर्मी भी कम पैदा हुई। मतलब ट्रांजिस्टर की वजह से ही आकार छोटा हो गया और कंप्यूटर की गति ज़्यादा हो गई, बिजली की खपत कम हो गई और अब ये लंबे टाइम तक चलने वाले बन गए। और अगर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों की बात करें, इनकी विशेषता की बात करें, तो पहली जो विशेषता है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी। क्या आगे? वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज होने लग गया। दूसरी विशेषता, मेमोरी में क्या यूज होने लग गया? पंच कार्ड और मैग्नेटिक टैप। डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का यूज होने लग गया था। मैग्नेटिक टैप का यूज होने लग गया था। पहले मैग्नेटिक ड्रम का यूज होता था, अब मैग्नेटिक टैप का यूज होने लग गया, पंच कार्ड का यूज होने लग गया। ये दूसरी विशेषता है। आकार छोटा हो गया, ये तीसरी विशेषता है। क्यों? ट्रांजिस्टर आ गए वैक्यूम ट्यूब की जगह, जो जिसकी वजह से आकार छोटा हो गया। और प्रोग्रामिंग भाषा भी चेंज हो गई। पहले कौन सी भाषा यूज होती थी? बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि असेंबली लैंग्वेज। अब इसमें क्या हुआ? बाइनरी लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लग गया और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज शुरू हो चुका था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग भाषा का बड़ा विकास हुआ। इस पहली पीढ़ी में सिर्फ मशीनी भाषा, यानी कि मैंने आपको बताया था बाइनरी लैंग्वेज यूज होती थी, जिसमें हम मशीनी भाषा बोलते हैं, जिसको जीरो और एक। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा समझता है, आज भी कंप्यूटर मशीनी भाषा ही समझता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज आने की वजह से जो यूजर है उसको बहुत आसानी हो गई प्रोग्रामिंग करने में या प्रोग्राम को समझने में। तो जो मुख्य प्रोग्रामिंग भाषाएं थी, असेंबली भाषा का आरंभ हो चुका था और हाई लेवल लैंग्वेज का भी यूज होने लग गया था सेकंड जनरेशन में। उसके बाद में विशेषताएं, गति और आकार, स्पीड तेज होने लग गई और विश्वास कंप्यूटर पर अब ज़्यादा होने लग गया। कंप्यूटर गलतियां नहीं करता था और बिना रुके काम कर सकता था। ऊर्जा की खपत कम हो गई। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का भी उपयोग शुरू हो चुका था। आगे तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं। 1964 से लेकर 1971 तक इसका युग माना जाता है। अब ये ट्रांजिस्टर की जगह अब क्या आ गई? ट्रांजिस्टर की जगह अब आईसी आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के बाद में ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर के बाद में क्या यूज होने लग गए? आईसी यूज होने लग गए। और आईसी क्या थे? आईसी ट्रांजिस्टर से भी छोटे होते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया। अब जो कंप्यूटर थे एक टेबल के ऊपर रख सकते थे हम, एक बड़े टेबल के ऊपर हम कंप्यूटर को रख सकते थे। कंप्यूटर का आकार इतना छोटा हो गया। जो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका आकार छोटा तो हुआ, लेकिन इतना छोटा भी नहीं हुआ था कि उनको हम एक टेबल पे रख पाए। एक फ्रिज के आकार के कंप्यूटर हो गए थे सेकंड जनरेशन के। लेकिन थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर और ज़्यादा छोटे हो गए, उनको अब एक टेबल के ऊपर भी रखा जा सकता था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने एक बड़ी छलांग लगाई थी।
अब कंप्यूटर तेज, सस्ते और सामान्य उपयोग में आने योग्य हो गए। तीसरी पीढ़ी आते आते कंप्यूटर का यूज पर्सनल यूज के लिए भी होने लग गया था। अब कंप्यूटरों का यूज आम जीवन, शिक्षा, व्यापार और प्रशासनिक क्षेत्रों में वास्तविक प्रवेश के लिए होने लगा था। तो तीसरी पीढ़ी की अगर हम बात करें तो आईसी यूज होते थे। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीसरी पीढ़ी में क्या यूज होता था? तीसरी पीढ़ी में आईसी यूज हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये आईसी है जो आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रही है, ये एक आईसी की इमेज है। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट। और एक आईसी में कई ट्रांजिस्टर एक ही चिप पर लगाए जाते थे। ओके, देखिए, पहले पीढ़ी का कंप्यूटर, ये मानो कि एक जो मदरबोर्ड होता था वो पूरे कमरे के अंदर फिट करना था हमारे को। दूसरी पीढ़ी में और टेक्नोलॉजी आई, ट्रांजिस्टर यूज होने लगे, और तीसरी पीढ़ी में आईसी का यूज होने लग गया। इनकी वजह से कंप्यूटर का आकार और छोटा हो गया, गति, क्षमता और विश्वसनीयता में सुधार हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से। अब मेमोरी की जगह क्या यूज होने लग गया? मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज होने लग गया, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज होने लग गया। ड्रम मेमोरी का उपयोग बिल्कुल कम हो गया। फर्स्ट पीढ़ी में जब ड्रम मेमोरी यूज होती थी, उसका उपयोग यहाँ पे आते आते पूरा लगभग ये मानो बंद हो गया था। जिस प्रकार आज के टाइम में हम डाटा स्टोर करने के लिए सीडी या डीवीडी का यूज नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, क्योंकि आजकल मेमोरी कार्ड आ चुकी हैं, चिप आ चुकी है, उसमें डाटा रखते हैं सीधा पेन ड्राइव में। और आजकल तो पेन ड्राइव में भी नहीं रखते, सीधा ऑनलाइन स्टोरेज आ रहा है, सीधा ऑनलाइन रखते हैं, ड्राइव के अंदर रखते हैं, क्लाउड के अंदर रखते हैं। तो ये विशेषता थी। कंप्यूटर का आकार बिल्कुल छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि एक डेस्क के ऊपर हम इनको रख सकते थे, और इस पीढ़ी के कंप्यूटरों को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोलने लगते थे। डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी कि ऐसा कंप्यूटर जिसको हम एक डेस्क के ऊपर रख सकें। ओके, प्रोग्रामिंग भाषा की अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग भाषा थी, सी लैंग्वेज का आरंभ हो चुका था। कौन सी भाषा यूज होने लग गई? सी लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज का यूज होने लग गया, कोबोल लैंग्वेज का यूज होने लग गया, फोर्टेन लैंग्वेज का यूज होने लग गया, पास्कल लैंग्वेज का यूज आरंभ हो चुका था इस पीढ़ी के अंदर। गति, आकार, आपको पता ही है, स्पीड बढ़ गई, कम लागत हो गई, अधिक उपयोग होने लग गए, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हो चुका था। जो आज आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, विंडो का यूज कर रहे हो, लाइनक्स का यूज कर रहे हो, मैक का यूज कर रहे हो, तो उनका जो विकास था इसी पीढ़ी में आरंभ हुआ। इससे पहले डोस के अंदर हम काम करते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में काम होता था, लेकिन प्रोग्रामिंग में काम होता था, लेकिन यहाँ पर आते आते ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास शुरू हो चुका था। चौथी पीढ़ी की अगर बात करें, 1971 80 का दशक। चौथी पीढ़ी वह समय है जब कंप्यूटर तकनीक ने वास्तविक क्रांति ला दी। इस पीढ़ी में क्या यूज होने लग गए थे? VLSI, आईसी तो यूज होते थे लेकिन बिल्कुल लार्ज स्केल में। पहले से उनका साइज और छोटा हो गया। VLSI तकनीक की मदद से माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। क्या आ गया? माइक्रो प्रोसेसर आ गया, जिसको आज हम प्रोसेसर बोलते हैं। कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का आरंभ हो चुका था, जिसकी वजह से कंप्यूटर का आकार बहुत ज्यादा छोटा हो गया। टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग, अब पूरा कंप्यूटर एक सीपीयू, एक एकल चिप के ऊपर आ गया। देखिए, ये पूरी जो आपको एक चिप दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अब क्या थे? लाखों ट्रांजिस्टर केवल एक ही चिप पर लगाए जाते थे। लाखों ट्रांजिस्टर एक ही चिप पर लगे होते हैं। यह टेक्नोलॉजी VLSI कहलाती है। मेमोरी, यहाँ पर हार्ड डिस्क का आरंभ शुरू हो चुका था। HDD जिसको बोलते हैं, आज भी हार्ड डिस्क यूज होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी, सीडी यूज होने लग गई थी, और डीवीडी का दौर आ चुका था।
ये वो दौर था जब सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को यूज किया जाता था। कंप्यूटर का आकार बिल्कुल छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के कारण आकार बिल्कुल छोटा हो गया। सीपीयू एक ही चिप पर, यानी कि आईसी पर आ गया। इससे कंप्यूटर के सर्किट, मदरबोर्ड और पूरी यूनिट का आकार बहुत ही छोटा हो गया। अब कंप्यूटर, जिसको आज हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, पीसी जिसको बोलते हैं, उसका जन्म यहीं से हुआ है। अब कंप्यूटर को एक टेबल पर रखकर आसानी से काम में लिया जा सकता था। आईबीएम, एप्पल जैसी ब्रांड के पर्सनल कंप्यूटर आम उपयोग में आ गए। ये कंपनियां थी, आईबीएम, एप्पल, इन कंपनियों ने भी कंप्यूटर को बनाना शुरू कर दिया था। आम लोगों के लिए पर्सनल कंप्यूटर का आरंभ इसी युग से होता है। यहाँ से पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि कंप्यूटर का यूज आम लोगों के लिए खोल दिया गया। अब हर व्यक्ति कंप्यूटर को परचेज कर सकता था। लैपटॉप, नोटबुक, मिनी कंप्यूटर का आगमन हुआ। अब कंप्यूटर को कंधे पर टांगा जा सकता था, यानी कि लैपटॉप हो गए, नोटबुक हो गए, कंप्यूटर इतने छोटे हो गए थे। अब उनको टेबल पे रखना तो संभव था ही। अब हम उनको कंधे पर भी टांग कर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते थे, यानी कि लैपटॉप का जमाना आ चुका था। कंप्यूटर अब घर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में भी यूज होने लग गए थे। प्रोग्रामिंग भाषा की अगर बात की जाए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होने लग गई वो थी एसक्यूएल, एचटीएमएल, आरपीजी, सेस, ओरेकल। ये जो सारी लैंग्वेज थी, इनका यूज होने लग गया था चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। आकार, गति, गति तेज हो गई और आकार छोटा हो गया। इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी, नेटवर्किंग की शुरुआत हो चुकी थी। लोकल एरिया नेटवर्क, डब्ल्यूएन और वाईफाई जैसी टेक्नोलॉजी का भी विकास हो चुका था। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जीयूआई आ चुका था। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यानी कि विंडो का आगमन हो चुका था। अब हर व्यक्ति कंप्यूटर को बड़ी आसानी से चला सकता था, क्योंकि लैंग्वेज में काम नहीं करना पड़ता था। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने लग गया, आप केवल स्क्रीन को, ग्राफिक को देख के चला सकते हो। विंडो, मैक, लाइनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, 1980 के बाद का दशक। देखिए, पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, जनरेशन अभी भी कंप्यूटर की फिफ्थ चल रही है, क्योंकि प्रोसेसर ही चल रहे हैं ना। अभी भी माइक्रो प्रोसेसर ही यूज होता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की जगह किसी ने नहीं ली। आज भी माइक्रो प्रोसेसर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर के बाद में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन आने लगी। जैसे कंप्यूटर थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स, सेवन्थ, एंथ, नाइन्थ, मतलब अभी 13 14 जनरेशन पर पहुंच चुका है। वो क्या पहुंचा है? वो आपका माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन पहुंची है। माइक्रो प्रोसेसर से आगे कोई भी माइक्रो प्रोसेसर की जगह आज तक किसी ने नहीं ली है। आज जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं, उनमें प्रोसेसर ही यूज होता है। जब तक प्रोसेसर चेंज नहीं होगा, यानी कि प्रोसेसर की जगह कोई और डिवाइस नहीं लेगा, तब तक पीडी जनरेशन यही रहेगी। लेकिन प्रोसेसर अपडेट हो रहा है। अब प्रोसेसर की जनरेशन आ रही है। बोलते हैं ना, कौन सी जनरेशन कौन सी है। आज जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हो तो आपको पूछा जाता है किस जनरेशन का है। तो वो कंप्यूटर की जनरेशन नहीं, वो प्रोसेसर की जनरेशन पूछी जाती है कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है कंप्यूटर में, वो कौन सी पीढ़ी का प्रोसेसर यूज हो रहा है। ओके। अभी जो टाइम चल रहा है उसमें एआई का विकास हो चुका है। पता है आपको, आज एआई इतना विकसित हो चुका है कि आपको कोई फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, एआई आपके लिए। अब वो टाइम आ चुका है कि कंप्यूटर आपके लिए काम करेगा, ना कि आप कंप्यूटर पे काम करोगे। बस फर्क इतना है कि आपको कंप्यूटर से काम करवाना आना चाहिए। कंप्यूटर आपके लिए काम करेगा। कब करेगा? जब आपको आता है कंप्यूटर से काम करवाना। ये एक रोबोट की तरह हो गया है आज। इसको हम ऑर्डर देंगे, ये काम करेगा, लेकिन सही ऑर्डर देना आपको आना चाहिए। उल्टा भी हो सकता है,
आज या तो आप कंप्यूटर को चला रहे हो या कंप्यूटर आपको चला रहा है ना। मोबाइल फोन सभी यूज करते हैं। तो मोबाइल आपको चला रहा है कि आप मोबाइल को चला रहे हो, इस बात पर भी ध्यान देना। कंप्यूटर अब सोचने, निर्णय लेने और सीखने में सक्षम हो रही हैं। चैटबॉट, फेस रिकग्निशन, रोबोटिक, स्मार्ट असिस्टेंट, सिरी, चैट जीपीटी, एलेक्सा इसी के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पहुंच गई। तो ये थी कंप्यूटर की कुछ जनरेशन, जिनको हम, आज के जो कंप्यूटर हैं इतने फास्ट हो चुके हैं कि नैनो सेकंड में काम करते हैं। ओके, चलिए, ये हमारा पहला जो टॉपिक था, जिसमें हमने कंप्यूटर की जनरेशन को समझा था। आया समझ में आपको? कंप्यूटर की जनरेशन समझ में आई है क्या? बोलिए शाबाश। कंप्यूटर की जनरेशन आपको समझ में आई है? टाइम देख लेता हूँ मैं कितना हो गया। अभी टाइम पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के, तीसरी, चौथी और पांचवी पीढ़ी तक हमने जाना है। इससे पहले हमने जो कल सीखा था भी कंप्यूटर होता क्या है, आज हमने सीखा कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे, जब आप एक कंप्यूटर को स्टार्ट कर लेते हो, जब हम किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो जो स्टार्टिंग प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? जब आप कंप्यूटर का मेन स्विच ऑन करते हो और सीपीयू के पावर का बटन दबाते हो, जब बटन दबाने के बाद में 1-2 मिनट या यूं बोले कि 15-20 सेकंड, 30 सेकंड, वो आपकी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग एक प्रोसेसिंग होती है। उस प्रोसेसिंग को क्या बोला जाता है? कोई बताएगा? जब कंप्यूटर के स्टार्ट बटन को हम दबाते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है, तो उस प्रोसेसिंग को हम क्या बोलेंगे? एनीवन कोई बताना चाहिए तो बोल सकता है अनम्यूट करके अपने आप को। उसको बोला जाता है बूटिंग। क्या बोलेंगे? बूटिंग। जब कंप्यूटर या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, तो उस प्रक्रिया को हम बूटिंग बोलते हैं। और ये बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है बंद पड़े हुए कंप्यूटर को जब हम चलाते हैं या ऑन करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। और वार्म बूटिंग का मतलब होता है जब कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट करते हैं, चलते हुए कंप्यूटर को बंद करके फिर से चलाना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, समझ में आया? और जब एक कंप्यूटर को हम स्टार्ट कर लेते हैं, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, तो जो सबसे पहली स्क्रीन हमारे को दिखाई देगी, उस स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर का कार्य क्षेत्र, जहां पर हम काम कंप्यूटर में करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर डेस्कटॉप। तो इंट्रोडक्शन के बाद में जो दूसरा हमारा टॉपिक आता है, वो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ डेस्कटॉप। भी ये डेस्कटॉप होता क्या है? जब आप एक कंप्यूटर को स्टार्ट कर लेते हो, तो जो सबसे पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है, जैसा कि अभी आपके सामने जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। कंप्यूटर डेस्कटॉप। आमतौर पे डेस्कटॉप क्या होता है, यानी कि डेस्क और टॉप, एक मेज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और इसी तरीके से ये कंप्यूटर का जो पार्ट है, जो डेस्कटॉप है, वो स्क्रीन है जिस पर हम काम करते हैं। कंप्यूटर की भाषा में बोलें तो डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप स्क्रीन का कार्य क्षेत्र होता है। क्या होता है? डेस्कटॉप स्क्रीन का कार्य क्षेत्र होता है, जहां पर हमारे को कुछ एलिमेंट दिखाई देते हैं, जिनका यूज करके हम अपना वर्क पूरा करते हैं, अपना काम पूरा करते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट हमारे को स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, उनकी बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डेस्कटॉप, डेस्कटॉप है क्या, तो आपने बताना है डेस्कटॉप स्क्रीन का कार्य क्षेत्र होता है। क्या होता है? स्क्रीन का कार्य क्षेत्र होता है, जिस पर हमारे को कुछ अवयव दिखाई देते हैं, जैसे आइकन। क्या दिखाई देंगे हमारे को? आइकन दिखाई देंगे। दूसरा हमारे को क्या दिखाई देगा?
एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आई। पहला क्या दिखाई देगा हमारे को, आइकन दिखाई देगा। आइकन के बाद में दूसरा हमारे को क्या दिखाई देता है, दूसरा हमारे को एक माउस पॉइंटर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, माउस पॉइंटर दिखाई देता है। एक नंबर आइकन, दो नंबर हमारे को क्या दिखाई देगा, माउस पॉइंटर दिखाई देता है। तीन नंबर पर हमारे को क्या दिखाई देता है, एक बैकग्राउंड दिखाई देता है। आइकन के पीछे एक चित्र दिखाई देता है जिसको हम बैकग्राउंड बोलते हैं, या इसको हम वॉलपेपर भी बोल सकते हैं। बैकग्राउंड या वॉलपेपर बोल सकते हो आप। चौथा आपको इसमें क्या दिखाई देता है, एक हमारे को इसमें टास्क बार दिखाई देती है। क्या दिखाई देगी, टास्क बार। आइकन, माउस पॉइंटर, बैकग्राउंड, टास्क बार। और पांच नंबर पर हम बात करेंगे स्क्रीन सेवर की। ये एलिमेंट हैं जो हमारे को एक डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं। सभी की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइकन की भी। ये आइकन क्या होता है, तो आइकन की डेफिनेशन है, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे चित्र आइकन कहलाते हैं। ये जितने भी आपको छोटे छोटे चित्र दिखाई दे रही हैं इन सभी को हम आइकन बोलते हैं। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे चित्र आइकन कहलाते हैं। और प्रत्येक आइकन के नीचे उसका नाम होता है। आपको डेस्कटॉप पर कोई भी एक आइकन ऐसा दिखाई नहीं देगा जिसके नीचे उसका नाम नहीं लिखा है। प्रत्येक आइकन के नीचे उसका नाम लिखा होता है। अब ये आइकन होता क्या है, एक आइकन एक फाइल, एक फोल्डर या एक प्रोग्राम हो सकता है। किस रूप में मिलेगा हमारे को आइकन, या तो वो कोई फाइल है, या कोई फोल्डर होगा, या कोई प्रोग्राम होगा। क्लियर डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि आइकन क्या है, तो आपने बताना है डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे चित्र आइकन कहलाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि डेस्कटॉप पर ही दिखाई दे, किसी फोल्डर के अंदर भी हो सकते हैं आइकन। आइकन छोटे चित्र होते हैं, प्रत्येक आइकन के नीचे उसका नाम होता है। और एक आइकन एक फाइल, फोल्डर या एक प्रोग्राम हो सकता है। किस रूप में मिलेंगे, या तो कोई आइकन फोल्डर रहेगा, जैसे ये एक आइकन है लेकिन ये एक फोल्डर है। ये एक आइकन है लेकिन ये एक फाइल है। एक आइकन एक फाइल हो सकती है, एक फोल्डर हो सकता है, और एक प्रोग्राम हो सकता है। जैसे ये एक प्रोग्राम है, ओके, ये भी एक प्रोग्राम है, ये भी एक प्रोग्राम है। तो ये आइकन हमारे को फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम के रूप में मिलते हैं। दूसरा, माउस पॉइंटर, एरो। आपको पता ही है, स्क्रीन पर दिखाई देने वाला माउस का जो एरो होता है, जो पॉइंटर होता है, उसको हम माउस पॉइंटर बोलते हैं, जिसके द्वारा पूरी स्क्रीन, पूरे अवयव को हम कंट्रोल करते हैं, पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। तीसरा, बैकग्राउंड दिखाई देता है। बैकग्राउंड बोल सकते हो, वॉलपेपर बोल सकते हो, बैकग्राउंड या वॉलपेपर। तो ये क्या है, डेस्कटॉप पर आइकन के पीछे दिखाई देने वाला चित्र या पैटर्न बैकग्राउंड या वॉलपेपर कहलाता है। डेस्कटॉप पर आइकन के पीछे दिखाई देने वाला चित्र या पैटर्न बैकग्राउंड कहलाता है, या इसको हम वॉलपेपर भी बोल सकते हैं। और जब चाहे हम इस वॉलपेपर या बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। आगे आती है टास्क बार। टास्क बार, देखिए, टास्क यानी कि वर्क। कंप्यूटर में हम किसी न किसी टास्क को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को ओपन करते हैं, कोई काम करने के लिए कंप्यूटर को ओपन करते हैं ना। तो टास्क बार का मतलब है एक ऐसी बार जो कंप्यूटर में क्या क्या सॉफ्टवेयर, क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाती है। यानी कि टास्क की एक बार, कौन कौन से प्रोग्राम कंप्यूटर में खुले हुए हैं, तो ये कौन दिखाएगा हमारे को, ये दिखाएगा टास्क बार। रनिंग विंडो, ये यूं बोलें कि कंप्यूटर की रनिंग विंडो हमारे को शो करती है टास्क बार। एक बार है जिसमें हम अपने टास्क को रख सकते हैं, अपने काम को रख सकते हैं, उसको हम बोलेंगे टास्क बार। इसकी भी सेटिंग हम देखेंगे। इसके बाद में आता है स्क्रीन सेवर। अपनी स्क्रीन की सुरक्षा करने के लिए हम स्क्रीन सेवर का यूज करेंगे। स्क्रीन सेवर क्या होता है, स्क्रीन सेवर, जब कीबोर्ड और माउस को हम एक निश्चित टाइम अवधि के दौरान अगर प्रयोग न करें, तो हमारी स्क्रीन पर कुछ अवयव दिखाई देते हैं, कुछ एलिमेंट दिखाई देते हैं, जिनको हम स्क्रीन सेवर बोलते हैं।
कीबोर्ड और माउस या किसी भी हार्डवेयर को अगर हम एक निश्चित टाइम अवधि के दौरान, वो टाइम हमारे को सेट करना होता है, उस टाइम अवधि के दौरान अगर हम यूज नहीं करेंगे किसी भी हार्डवेयर को, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर एक एलिमेंट, एक ग्राफिक्स दिखाई देने लगता है जिसको हम स्क्रीन सेवर बोलते हैं। यह ग्राफिक्स कैसा दिखाई देना चाहिए इसको भी हम सेट कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप की एलिमेंट क्या क्या होते हैं। चलिए 5 मिनट रहते हैं, 5 मिनट थोड़ी आपसे बातचीत कर लेते हैं। किसी का कोई डाउट? ओके बोलिए, शाबाश। कोई बोलना चाहता है तो बोलिए। किसी ने कुछ पूछना है, या कुछ समझ में आया नहीं आया, या क्लास कैसी लगी, वो पूरा अपना रिव्यू दे सकते हो आप। जितने भी तेरा कैंडिडेट हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बोलिए। संजय, अजय, रितिमा, नेत्रम सर, बोली बोली, शाबाश। जो भी बोलना चाहिए, पूजा, सरोज, अपने अपने नाम भी रखा करो लिख के, ताकि मेरे को पता चल जाए भी कौन कौन क्लास में आया हुआ है। कंचन मैम नहीं आई, आज ज्योति भी नहीं आई ना। अगर देखिए अब्सेंट रहोगी तो आपका नुकसान है। सर जी। सर जी। हाँ जी संजय। अरे सर जी, वो चाहे आप कमेंट साथ के साथ पढ़ा करो, छोटा मोटा डाउट हो तो क्लियर हो जाए जी। अब आगे चले जाते हो लास्ट में आके फिर देखते हो, फिर वो डाउट क्लियर होता नहीं। इतने में आपको ही नहीं याद रहता अभी कौन सा क्वेश्चन कहाँ ऐसे पूछा ना, था। क्योंकि देखिए, क्योंकि जब मैं क्लास लगा लगा रहा होता हूँ ना, तो उस टाइम मेरे को पता नहीं लगता स्क्रीन का। क्योंकि अगर डबल स्क्रीन ओपन कर लेंगे तो फिर ये डिस्टर्ब करेगी साथ में। तभी तो मैं लास्ट में, या अपना बीच में अगर कुछ पूछना हो ना, तो अनम्यूट करके बोल लिया करो। हम्म। क्योंकि बोलोगे तो मेरे को ठीक है पता लग जाएगा, सर, और ठीक उसका पता नहीं लगता फिर मैसेज का। बोल ठीक मैसेज में टाइप मत किया करो, आप बोल है। लिया करो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई ठीक डाउट है। रहे तो आप बीच में बोल सकते हो। बोल लिख लो, चैट ना करो। चैट में बीच में अगर चैट नहीं, करूंगा जो तो पता आपके नहीं लगेगा डाउट मेरे को, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा का पूरा, मेरा जो फोकस होता है वो स्क्रीन पे होता है। और अगर मैसेज पढ़ना स्टार्ट ठीक कर है। दूंगा तो फिर मेरे को स्टॉप होना पड़ता है, रुकना पड़ता है। ठीक है सर, ओके। कोई डाउट ठीक है और जी। कोई दिक्कत? नहीं, जो कोई आपका डाउट? डाउट होता है ना, वो या तो आप अपने कॉपी पे लिख कर लास्ट में बोल दिया अगर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है अभी जी। 1-2 दिनों में जैसे धन्यवाद। थ्योरी कंप्लीट होती है, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगी। फुल स्पीडली करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन ही चल रही है साथ के साथ। कोशिश यही ठीक है जी। रखूंगा कि जल्दी और कम टाइम में ज्यादा चीजें आपको क्लियर करवा पाऊँ। ठीक है बस सर। अगर मिस करोगे क्लास तो नुकसान है, मिस नहीं करोगे तो जरूर सीखोगे। ठीक है। और किसी का कोई डाउट, कोई कुछ बोलना चाहिए, तो ये एक मंच मिला है आपको ऑनलाइन, आप अपनी बातों को रख सकते हो यहाँ पे, कुछ बोलना चाहो। और कभी ये भी बोलो कि सर आज हम क्लास लगाएंगे, तो आपको भी मौका दिया जाएगा। और इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी रखेंगे, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा करेंगे, जो सही जवाब देगा उसको प्राइज भी मिलेगा। वो जरूरी नहीं है डेली पूछूं, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ। जो सबसे पहले जिसका चैट बॉक्स में आंसर आएगा, वो प्राइज का भागीदार रहेगा। उसको 100, 50 जितना भी, एक पेन भी मिले तो भी प्राइज तो प्राइज ही होता है। ये भी हम शुरू करेंगे जल्दी। जो बच्चा लाइव क्लास अटेंड करने के बाद में लास्ट में सबसे पहले पूछे गए क्वेश्चन का सही जवाब देगा, क्वेश्चन जो क्लास में आज करवाया जाएगा उसी से रिलेटेड पूछेंगे। पिछली बार भी हमने बहुत प्राइज दिया था बच्चों को, तो ये भी शुरू करेंगे ताकि आपका हौसला भी बना रहे। ओके, यस सर, समझ में आ गया जी। ओके ओके, तो सी यू सून। 2 मिनट का टाइम है, अगर कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो, वरना फिर क्लास को क्लोज करते हैं। चलो मैं ही पूछ लेता हूँ सभी से। ओके, सरोज, समझ में आया क्या आपको? बोल सकते हो आप, अनम्यूट करके बोलिए। कोई दिक्कत लगी, या समझ में आ रहा था प्रॉपर? वॉइस की दिक्कत या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? तमन्ना, अगर कोई समस्या है तो बोल सकते हो आप। नेहा, रामनारायण, ओके,
कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी बोलना भी। आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वो तो आपने मैसेज में टाइप करके बताना है, बोल के किसी ने नहीं बताना होगा। कल से या परसों से जैसे ही हमारी प्रैक्टिकल की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन भी शुरू हो जाएगा। ओके, सी यू सुन, कल मिलेंगे फिर 7 बजे, रेडी रहना। कर दूं क्लोज? कर दो जी, कर दो। जी।